साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। डेली न्यूज डिस्कशन के इस वीडियो में हम लोग 17 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को कंप्लीट करेंगे या देखेंगे इसको। और इस न्यूज़पेपर में हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी, चाहे वो करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग, इन तीनों सेक्शन में जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैपिंग सेक्शन में हम लोग जो है आज की वीडियो में दो देशों के बारे में बात करेंगे। एक है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर बाढ़ आई हुई है, और दूसरा है डेनमार्क के बारे में। तो दोनों ही चर्चा में है, इसलिए दोनों देशों को हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे और उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन को। हम लोग यदि हम लोग पहले पेज पे चलें तो यहाँ पर एक जो है कह सकते हैं अध्ययन या रिपोर्ट आई है जो कि स्तन कैंसर से संबंधित है। ये लेसेंट की रिपोर्ट है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। स्तन कैंसर जो है अब दुनिया की सबसे आम कैंसर बीमारी है और इस रोग से 2040 तक प्रति वर्ष 10 लाख मौतें होने की आशंका है। यह बात लेसेंट की एक नई रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के अंत तक 5 वर्षों में लगभग 78 लाख महिलाओं के स्तन कैंसर से पीड़ित होने का पता चला और उस वर्ष लगभग 6,85,000 महिलाओं की इस बीमारी से मृत्यु हुई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जाता है कि वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के मामले 2020 में 23 लाख से बढ़कर के 2040 तक 30 लाख से अधिक हो जाएंगे। 23 लाख से 30 लाख से अधिक हो जाएंगे, जिससे निम्न और मध्यम आय वाले देश प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक बीमारी के कारण सालाना 10 लाख मौतें होने की आशंका है। लैंसेट रिपोर्ट में स्तन कैंसर के कारण भयावह असमानताओं और लक्षणों, निराशा व वित्तीय बोझ से पीड़ित होने का इशारा किया गया है। रिपोर्ट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच बेहतर संचार का सुझाव दिया गया है, जिससे जीवन की गुणवत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका की रेशमा जगसी ने कहा कि महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों को ऐतिहासिक रूप से सभी जगह पुरुषों की तुलना में कम सम्मान दिया गया है, जिसका प्रभाव रोगी के रोग से उबरने की क्षमता पर पड़ता है। जक्सी ने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को किसी न किसी रूप में संचार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच संचार की गुणवत्ता में सुधार करना हालांकि सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके गहरे सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं जो स्तन कैंसर से निपटने में रोगी की मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग संपादकीय पेज को देखें तो यहाँ पर एक आपके पास कोटेशन है, महत्वपूर्ण है। ये हितोपदेश का कोटेशन है। स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है पर किसी के सामने दीन नहीं बनता। आग बुझ भले जाए पर जीवित रहते वह ठंडी नहीं होती। तो इस कोटेशन का आप इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेख आज के पेपर में दिया गया है वह है शिक्षा का व्यवसायीकरण बनाम ज्ञान के संबंध में। महत्वपूर्ण लेख है जो कि नवनीत शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 38%, 27% और यहाँ पे 38% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। पिछले केवल 4 वर्षों में निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में इंगित कर रहा है। और ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, क्या ये वास्तव में ज्ञान को पोषित कर रहा है या नहीं, इसी पर इस लेख में जो है चर्चा की गई है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे के पेजों पे हम लोग देखें, यहां पर हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2024 में भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है, जो पहले इन्होंने 6.5 कहा था, अब उसको बढ़ा करके इन्होंने 6.8% बता दिया है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने घरेलू मांग बढ़ने और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ा करके 6.8% कर दिया है। तो इसके लिए रीजन क्या बताया है? पहली चीज घरेलू मांग बढ़ना और दूसरा कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी। देखिए, इस तरह से भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसी अवधि में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान है। IMF ने विश्व आर्थिक परिदृश्य जो रिपोर्ट जारी की, उसका नाम क्या है? विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में
कहा है कि भारत में वृद्धि दर वर्ष 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी से इस तेजी को बल मिला है। यहां ध्यान रखिएगा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मुद्रा कोष ने यह रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना बसंत बैठकों से पहले जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक उभरते और विकासशील एशिया में वृद्धि दर पिछले साल के अनुमानित 5.6% से घटकर केवल 2024 में 5.2% और 2025 में 4.9% रहने का अनुमान है। यह अनुमान जनवरी में जताए गए पिछले अनुमान की तुलना में थोड़ा बेहतर है। आईएमएफ ने अपनी जनवरी रिपोर्ट में 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5 बताई थी, जिसे अब 6.8 बता किया है। ठीक है, तो वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। इसके साथ ही मुद्रा कोष ने चीन में वृद्धि दर 2023 के 5.2% की तुलना में सुस्त पड़ करके इस साल 4.6% और 2025 में 4.1% रहने का अनुमान जताया है। इस सुस्ती के लिए महामारी के बाद खपत बढ़ने और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे कारकों का असर कम होने और रियल एस्टेट में सुस्ती को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वृद्धि वर्ष 2024 और 2025 में भी पुरानी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में अनुमानित वैश्विक वृद्धि 3.2% रही है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गासिसेस ने कहा कि निराशाजनक अनुमानों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था सशक्त बनी हुई है। स्थिर वृद्धि और मुद्रास्फीति लगभग उतनी ही तेजी से धीमी हो रही जितनी तेजी से बढ़ी थी। गॉरिसेस ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले ही अपने महामारी पूर्व रुझान से आगे निकल चुकी है, लेकिन अब हमारा आकलन है कि कम आय वाले विकासशील देशों को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि इनमें से कई देश अब भी महामारी और जीवन यापन की लागत के संकट से उबरने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पूरी रिपोर्ट के बारे में बात की, जो भी महत्वपूर्ण चीजें। अब हमें क्या करना चाहिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें नोट डाउन करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, तो ये नोट कर सकते हैं। दूसरी कि 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी बताई गई है, तो पहले 6.5 कहा था, अब 6.8 बताया है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बढ़त का रीजन क्या बताया गया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। पहला, घरेलू मांग बढ़ना। ठीक है, और दूसरा, कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी। ठीक है, तो ये 2 रीजन है जो इसकी वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं। तो इतनी चीज याद रखिएगा। इसी पेज पे जो आपका लखनऊ वाला संस्करण है, उस पर एक न्यूज और है जो कि चीनी उत्पादन के संबंध में, जो कि यहां पर इस पे आपके कह सकते हैं दिल्ली वाले संस्करण में नहीं दिया गया है। वो क्या है उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए, उस न्यूज में बताया गया है कि चालू 2023-24 सत्र में 15 अप्रैल तक देश का चीनी उत्पादन थोड़ा घट करके 3 करोड़ 10.9 लाख टन रह गया। उद्योग निकाय इस्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? इस्मा का फुल फॉर्म है भारतीय चीनी मिल संघ, शॉर्ट में इसको इस्मा कहते हैं। तो इस्मा के जारी आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट कर्नाटक में कम उत्पादन की वजह से हुआ है, केवल कर्नाटक में कम उत्पादन की वजह से। देखिए, वर्ष 2022-23 सत्र की समान अवधि में चीनी का उत्पादन कितना था? 3 करोड़ 12.9 लाख टन था। ठीक है, अब कितना हो गया? 3 करोड़ 10.9 लाख टन हो गया, तो कुछ घटा है। भारत दुनिया का एक प्रमुख चीनी उत्पादक देश है। चीनी का मौसम जो है वो अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चीनी का मौसम कब से कब तक चलता है? अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। ठीक है, चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर, ये शायद उल्टा लिख दिया है, सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। वर्तमान में चीनी निर्यात पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने वर्ष 2023-24 सत्र के लिए शुद्ध चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित कर 3.2 करोड़ टन कर दिया है। इस्मा अर्थात भारतीय चीनी मिल संघ के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन चालू सत्र में 15 अप्रैल तक 1 करोड़
9.2 लाख टन से अधिक रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह कितना था, 1 करोड़ 5.9 लाख टन, मतलब यहां पे बढ़ा है। और देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन उक्त अवधि में पहले के 96.7 लाख टन से बढ़ करके 1 करोड़ 1.4 लाख टन हो गया है। 1 करोड़ 1.4 लाख टन। हालांकि देश के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में इसी सत्र के 15 अप्रैल तक उत्पादन थोड़ा कम यानी 50.6 लाख टन रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 54.9 लाख टन था। तो यहां पर चूंकि कर्नाटक में कमी हुई है उत्पादन में, इसलिए ओवरऑल जो है वो उत्पादन कम हुआ है। यहां हमारे लिए महत्वपूर्ण नोट डाउन करने के लिए क्या है, क्या हमें नोट करना चाहिए? नोट हमें ये करना चाहिए, ये 2023-24 की बात करें, 2023-24 की बात करें तो शीर्ष 3 चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र है आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, महाराष्ट्र है। दूसरे पे आपका यूपी है, तीसरे पे आपका कर्नाटका है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी पेज पे एक और यहां पर कॉर्नर में एक फोटो निकली हुई थी खबर कोना में, जिसमें एक फोटो के साथ बताया गया था कि मुंबई में मंगलवार को अग्निशमन अर्थात 16 अप्रैल को अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मी वार्षिक अग्नि प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो अग्निशमन सेवा सप्ताह होता है ये आपका 14 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 20 अप्रैल तक चलता है। इतनी चीज यहां पर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग देखें, एक सेकेंड, अगला जो है आपका आर्टिकल वो है संयुक्त राष्ट्र में भारत ने क्या किया है, यूएनएससी मतलब आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने को समय की जरूरत बताया है। तो इसको भी, ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इससे आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, भारत ने एक पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, क्या शॉर्ट में कहते हैं यूएनएससी, की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो आज के संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को बेहतर ढंग से दर्शाए। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर सदस्य शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के आह्वान का समर्थन करते हैं। भारत विशेष रूप से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग करता रहा है। इसके साथ ही यह 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, इस 15 सदस्यीय जो होते हैं इसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं 2-2 साल के लिए। तो स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने की मांग करने में सबसे आगे रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी दूत रुचिरा कंबोज ने जो है आपका 15 अप्रैल को कहा कि भारत स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार के पक्ष में है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है कि उसमें प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। स्थायी सदस्य और जो गैर स्थायी सदस्य उन दोनों की संख्याओं को। सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता की एक बैठक को सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता की बैठक को संबोधित करते हुए रुचिरा कंबोज ने एक पुनर्गठित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो आज के संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को बेहतर ढंग से दर्शाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सुरक्षा परिषद जहां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया सहित विकासशील देशों और गैर प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की आवाजों को भी उचित मंच मिल सके, और इसके लिए सदस्यता की दोनों श्रेणियों, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, में परिषद का विस्तार बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त यहां पर यदि हम लोग बात करें, एक सेकेंड नीचे आइए, जैसे यहां पर एक चीज, यहां पर एक आर्टिकल दिया गया है, यहां पे फोटो कॉर्नर यहां पे देखेंगे खबर कोना में, यूएई में अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में 16 अप्रैल को भारी बारिश के कारण प्रमुख राजमार्गों पर पानी भर गया। इस दौरान दुबई में धीमी गति से चलते वाहन, तो वर्तमान में जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर काफी बारिश हुई है, जिससे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम लोग मैपिंग वाले सेक्शन में जो है यूएई के बारे में बात करेंगे। एक फोटो और देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो फोटो है ये डेनमार्क की है।
डेनमार्क में पुराने स्टॉक एक्सचेंज की 17वीं सदी में बनी इमारत में, ये बिल्डिंग जो है 17वीं सदी में बनी है, इमारत में मंगलवार को लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी। तो हम लोग डेनमार्क जो एक यूरोपियन देश है, इसको भी मैपिंग के सेक्शन में एक बार मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को। यहां पर अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है कि ब्रिटेन में डीप फेक तस्वीरें बनाना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। ठीक है, इसको अपराध घोषित किया जा रहा है, ऐसा कानून लाया जा रहा है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अश्लील डीप फेक सामग्री बनाने वाले लोगों को एक नए कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह कानून इस समय संसदीय प्रक्रिया से गुजर रहा है। डीप फेक होता क्या है? देखिए, डीप फेक से आशय है ऐसी छवियों और वीडियो से है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा अन्य तकनीकों से तैयार की जाती है और जिसमें आमतौर पर पीड़ित की सहमति नहीं होती। डीप फेक, फेक मतलब क्या है? नकली। डीप मतलब बहुत गहराई, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो नकली है, परंतु वास्तव में वो क्या होगा? वो नकली वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आमतौर पर पीड़ित की सहमति नहीं होती है। नए कानून के तहत बिना सहमति के इस तरह की तस्वीरें बनाने वाले लोगों को आपराधिक कार्रवाई और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कानून में प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार डीप फेक सामग्री व्यापक रूप से फैल जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जा सकता है। इस चीज को यहां याद रखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए, संक्रामक रोगों से निपटने में 50 देशों की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन संक्रामक रोग की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए 50 देशों की मदद करेगा। इसका मकसद कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकना है जो 2020 में अचानक से फैली थी और जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। बाइडेन प्रशासन की तरफ से जो बताया गया है वो है कि महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए बेहतर तरीके से जांच करने, निगरानी, सूचना प्रदान करने और तैयारी करने के लिए ये जो 50 देश से इन देशों के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका। अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल देशों की सूची साझा नहीं की है। कई देश भविष्य की महामारियों पर प्रतिक्रिया को लेकर एक विश्वव्यापी समझौते की शर्तों को पूरा करने में संघर्ष करते रह रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह घोषणा की है। कोरोना महामारी जो कोरोना महामारी के 4 साल बाद उस महामारी संधि की संभावनाएं धूमिल हो रही है जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 194 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि कांगो एक ऐसा देश है जहां काम पहले ही शुरू हो चुका है। अमेरिकी सरकार कांगो को एमपॉक्स विषाणु के प्रकोप से निपटने में मदद कर रही है, जिसमें टीकाकरण भी शामिल है। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स जो है, ध्यान रखिएगा, ये विषाणु चेचक वर्ग का विषाणु है। ठीक, अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा मथुरा में जो इस्कॉन मंदिर है उसके बारे में। देखिए, इस्कॉन के एक शीर्ष पदाधिकारी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का गगनचुंबी मंदिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा और भारत में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ग्लोबल हरे कृष्णा मूवमेंट के उपाध्यक्ष और इस्कॉन बंगलुरु के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंचलपति दास ने कहा कि आध्यात्मिकता के लिए कोई टूटा फूटा बुनियादी ढांचा नहीं हो सकता और मंदिर हमेशा जर्जर स्थिति में नहीं रह सकते। वृंदावन हेरिटेज टावर 70 मंजिला ऊंचा है और 210 मीटर होगा, जो 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस बारे में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, एक सेकेंड। देखिए, इस आर्टिकल में जो पर्यटन के हिसाब से जो बिंदु हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं का आप इस्तेमाल जो है कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है भारत में, या मतलब इस बिंदु को आप बता सकते हैं कि पर्यटन को आध्यात्मिकता से जोड़ करके कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए यहां पर कुछ बिंदुओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस आर्टिकल को हम लोग पूरा देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों से एक आह्वान कर रहे हैं, कृपया अमेरिका से 5 अमेरिकियों को भारत लाएं और उन्हें भारत दिखाएं। जब आप उन्हें भारत लाएंगे तो निश्चित रूप से जो कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत आता है तो वह आध्यात्मिकता की तलाश में होता है। दास ने निर्माणाधीन वृंदावन हेरिटेज टावर के बारे में कहा कि जब वे भारत आएंगे तो निसंदेह वे अच्छे हवाई अड्डे देख सकते हैं। वह सभी चीजें प्रभावशाली और दिलचस्प भी हैं और होनी भी चाहिए।
वे आध्यात्मिकता की तलाश में होंगे। अब ऐसे में हमारे पास विदेशियों को भारत लाने और उन्हें दिखाने के लिए आध्यात्मिक बुनियादी ढांचा, धार्मिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए जिन पर आप गर्व कर सकें। जब आप उन्हें वृंदावन लाएंगे तो आपको कृष्ण के संदेश पर निर्मित इस प्रकार का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा निर्मित होना चाहिए, और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दास ने कहा कि वृंदावन हेरिटेज टावर एक अष्टकोणीय संरचना है जिसमें उत्तर इकाई, दक्षिण इकाई, पूर्व इकाई और पश्चिम इकाई है। उन्होंने कहा कि 4 मंदिर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंदिर बनाया जा रहा है ये इसको कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा कृष्ण जी का। ठीक है, तो आप करंट के दृष्टिकोण से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बिंदुओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार से इसको आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहां पर है एक छोटी सी न्यूज है कि कश्मीर में झेलम में नाव पलटी और 6 लोगों की मौत हो गई श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में। तो यहां पे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है झेलम नदी, क्योंकि झेलम नदी की चर्चा हुई तो हमें झेलम नदी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है बितिस्ता। क्या है? बितिस्ता। यह नदी ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के बनिहाल दर्रे के समीप शेषनाग झील से निकलने के बाद अनंतनाग से होते हुए कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है और आगे चलकर के मुजफ्फराबाद से लेकर मीरापुर तक यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। ठीक, और यही झेलम नदी आगे जाकर के चेनाब नदी से मिल जाती है, तो ये चेनाब की सहायक नदी बन जाती है और फिर चेनाब जो है आगे जाकर के सतलज में मिलती है और सतलज आगे जाकर के सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और बात करें झेलम नदी के बारे में, यहाँ पे कई सारी नदी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे किशनगंगा नदी परियोजना, मेघना परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। तो इन 4 परियोजनाओं के नाम याद रखिएगा, किशनगंगा परियोजना, मेघना परियोजना, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना। जो बूलर झील है, बूलर झील वो इसी नदी के पर स्थित है, झेलम नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और किशनगंगा नदी जो है, किशनगंगा नदी वो आपकी झेलम नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग यदि खेल वाले पृष्ठ पर चलते हैं तो खेल वाले पृष्ठ पर हम लोग थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक का जो प्रारंभ होता है ये यूनान में एक मशाल को प्रज्वलित करके प्रारंभ किया जाता है, मतलब यहां से ये कार्यक्रम चालू होता है। तो देखिए, अपोलो, ये सूर्य देवता, यूनान के जो अपोलो देवता है वो सूर्य देवता ही है। ठीक है, तो अपोलो सूर्य देवता की मदद के बिना ही पेरिस ओलंपिक में जलने वाली मशाल, यहाँ पे जो फोटो दिख रही है यही है आपकी ओलंपिक मशाल। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में जलने वाली मशाल को दक्षिणी यूनान में प्राचीन खेलों के स्थल पर प्रज्वलित की गई। अभी तक क्या होता था कि सूर्य के रोशनी से उसको जलाया जाता था, क्योंकि वहां पे बादल छाए हुए थे, इसलिए जो है कृत्रिम तरीके से चलाया गया। आसमान में बादलों के कारण सूर्य की किरणें नहीं दिखी और मंगलवार को पारंपरिक तरीके से प्रज्वलित करने के प्रयास विफल हो गए। पारंपरिक तरीके में चांदी की मशाल जलाने के लिए सूरज की किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए प्राचीन यूनान की पुजारी, ये जो है ये प्राचीन यूनान की पुजारी की पोशाक पहने एक युवती हाथ में मशाल लिए रहती थी। यूनान के सूर्य देवता अपोलो की प्रार्थना के बाद किरणों से लौ जलाई जाती थी, लेकिन इसके बजाय जो अभी 16 अप्रैल को मंगलवार को एक बैकअप लॉ का उपयोग किया गया था, जिसे इसको जलाया गया। देखिए, सामान्यतः चुन्नट वाली ये जो पोशाक चुन्नट वाली होती है, चुन्नट वाली लंबी पोशाक पहने पुजारियों का एक समूह ईंधन से भरी मशाल को एक अवतल दर्पण पैराबोलिक मिरर के सामने रखता है, जिससे सूर्य की किरणें मशाल पर केंद्रित हो जाती हैं और लौ जलने लगती है। लेकिन इस बार ऐसी कोशिश नहीं की गई थी। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर थोड़ा सा एक न्यूज देखते हैं, एक सेकंड। फुटबॉल खिलाड़ी बर्नर्ड होल जेनबिन के बारे में। ये जो है पश्चिमी जर्मनी की 1974 विश्व कप जीत के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में महत्वपूर्ण पेनाल्टी दिलाने वाले फुटबॉलर बर्नर्ड होल जेनबिन का सोमवार को अर्थात 15 अप्रैल को निधन हो गया। ये 78 वर्ष के थे। तो ये आपके कहां के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके नाम के बारे में। तो इस प्रकार से देखें तो इस सेक्शन में
इतना ही। अब हम लोग चलते हैं मैपिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करें, जहां पे बाढ़ आई हुई है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, तो देखिए यह फारस की खाड़ी, इधर आपका फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तट पर स्थित 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। ये 7 अमीरात कौन से? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, उमल कैबान, अजमान, फजेरा, राश अल खैमा, ये 7 हैं। ठीक है, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। यदि इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इसके पड़ोस में आपका ये ओमान है और इधर आपका सऊदी अरबिया है। ठीक, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है। और यहीं ऊपर देखेंगे तो स्टेट ऑफ हार्मुज है, स्टेट ऑफ हार्मुज, जो कि ओमान और ईरान को अलग करता है और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग डेनमार्क को देख लेते हैं। डेनमार्क ये आपका यूरोपीय देश है। डेनमार्क जो है आपका एक यूरोपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। तो देखिए यह स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक देशों में सबसे छोटा देश है, जो जूटलैंड प्रायद्वीप, ये जो पूरा प्रायद्वीप है ये जूटलैंड प्रायद्वीप कहलाता है। जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस देश में छोटे बड़े 480 लगभग द्वीप हैं। इस देश का अधिकार विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड आपका कहां पे है? ये भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस देश को स्केंगरकर, यहां पे आप देखेंगे स्केंगरकर, ये आपका एक सेकंड, यहां पे स्केंकर, यहां पे ये ऊपर आपका जो है ये नॉर्वे है और इधर आपका देखेंगे तो काटेगार्ड जलसंधि, ये आपका स्वीडन है। तो स्केंगरकर, इसके ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। स्केंगरकर, ठीक है, जो जलसंधि है आपका नॉर्वे और कह सकते हैं डेनमार्क को अलग करती है। और यहीं पे आपका कॉटेगार्ड जो जलसंधि है ये स्वीडन को डेनमार्क से अलग करने का कार्य करती है। और यहीं पे थोड़ा सा बात करें, यहीं पर आपका कील नहर है। कील नहर जो है ये आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये जो यहाँ पे कील नहर है ये डेनमार्क को जर्मनी से अलग करती है। और कील नहर जो है नॉर्थ सी को इधर आपका बाल्टिक सी है उससे जोड़ने का कार्य करती है। और कील नहर जो है उसके कह सकते हैं पश्चिमी साइड पे हैम्बर्ग है जर्मनी का, और इधर आपका कील है, इधर जूटलैंड है, इधर आपका जर्मनी है। तो इतनी चीजें यहां याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और बात करें डेनमार्क के बारे में, तो देखिए इस देश की जो प्रजाति है वो नॉर्डिक है, भाषा डेनिश है और जलवायु शीतोष्ण है। इसकी राजधानी जो कोपेनहेगन है वो जूटलैंड द्वीप पर स्थित बाल्टिक सागर की कुंजी उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।